स्टार्ट है। हाँ। चलिए ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का गणित का अध्याय 6। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको थेल्स के प्रमेय से जाना जाता है। थेल्स का प्रमेय इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज, इसका प्रमाण थेल्स ने दिया था। थेल्स यूनान के गणितज्ञ हैं। इन्होंने समरूपता के बारे में, त्रिभुजों की समरूपता के विषय में एक प्रमेय दिया जिसको थेल्स की प्रमेय कहा जाता है। तो इस प्रमेय को समझने से पहले कुछ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बताना चाहेंगे। पाठ का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के शाब्दिक अर्थ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। त्रिभुज शब्द जो है, त्रिभुज कहने पर पता चलता है, इससे आभास होता है कि तीन भुजाओं की बात हो रही है। और अंग्रेजी में लिखा है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। त्रिभुज की अंग्रेजी ट्रायंगल्स लिखी गई है। शाब्दिक अर्थ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इस पर बात करना चाह रहे हैं। यह ट्रायंगल शब्द जो है, त्रिभुज की अंग्रेजी सही है या त्रिभुज जो हिंदी शब्द है वह ट्रायंगल के हिसाब से गलत लिखा गया है। क्योंकि जो ट्रायंगल शब्द है उसमें तीन कोणों का आभास हो रहा है पढ़ने पर। ट्राइएंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स जिसको हम लोग उच्चारित कर रहे हैं, जिसका उच्चारण ट्रायंगल्स हम लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए अलग अलग करके, ट्राइएंगल्स, तीन कोण आ रहा है इसका हिंदी निकालने पर। और इधर हिंदी लिखी गई है त्रिभुज, तीन भुजा। थोड़ा सा जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों या जो और पढ़े लिखे गुरुजन हों या और जो लोग गणित के विषय में जानते हों अच्छी तरह से, थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। हो सकता है हम भी गलतफहमी में हों। अगर हमारी गलतफहमी होगी तो कमेंट करके आप बताएंगे कि यह सही लिखा गया है। अगर हम गलतफहमी में नहीं होंगे, हमारी बात से आप सहमत होंगे, तभी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। अगर हमारी बात सही होगी तो इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा कि सच्चाई क्या है, शाब्दिक अर्थ पर, और कोई बात नहीं। अब थेल्स के प्रमेय को समझने के लिए त्रिभुज के बारे में 2-4 मिनट में कुछ छोटी सी बातें बताएंगे। जो 6, 7, 8 पिछली कक्षाओं की बातें हैं, अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, नहीं जानता होगा, इसलिए हम चर्चा कर देना उचित समझ रहे हैं ताकि वह विद्यार्थी भी इस बात को समझ ले और प्रमेय को उसको समझने में कोई कठिनाई ना आए। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज की परिभाषा क्या है। व्हाट इज ट्रायंगल? त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज, तीन भुजाएं, इसी में परिभाषा छुपी है। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसको त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसको त्रिभुज कहते हैं। केवल तीन भुजाओं से नहीं हो जाएगा। यहां भी देख रहे हैं तीन भुजाएं हैं, लेकिन यह जो अंदर का आकार है, जो आकृति है, तीन भुजाओं से घिरा नहीं है, ये खुला है।
खुले की बात नहीं कह रहे हैं, क्लोज्ड, बिल्कुल तीनों भुजाओं से क्लोज हो, बंद जो आकृति होगी, तीन भुजाओं से घिरी हुई का मतलब तीनों भुजाओं को आपस में सटाने पर जो अंदर आकृति बन रही है, उस आकृति का नाम हम लोग त्रिभुज कहते हैं कि वह त्रिभुज है। अब त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कहा जाता है कि समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार आपको बता रहे हैं भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, फिर कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज, फिर कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से जो निशान बना रहे हैं यह त्रिभुज का निशान है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार का त्रिभुज माना गया है कि भुजा के हिसाब से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों बाहें बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, विषम हों, भिन्न भिन्न हों, उसको विषमबाहु त्रिभुज कह लेते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में सम होती हैं, द्वि माने दो, सम माने बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुजों का प्रकार बताया जाता है। कोण के आधार पर कौन कौन प्रकार पढ़ाया जाता है, तो बताया जाता है कि कोण के आधार पर पहले प्रकार का त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। फिर कहा जाता है कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। फिर कहा जाता है कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन प्रकार से, तीन नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज कहा जाता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक ठो कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश से कम हो, उसको कहा जाता है कि वह न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश से ज़्यादा है, अधिक है, तो उसको अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब त्रिभुज की समरूपता पर कुछ चर्चा करेंगे। त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं? समरूप शब्द, तो समरूप त्रिभुज, त्रिभुजों के समरूप होने का जो प्रतिबंध है वह कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसका जो प्रतिबंध है यस ए यस, यस यस यस, यस यस ए, फिर इसके बाद आर एच एस, फिर ए, यस ए यस का मतलब कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच का कोण आपस में बराबर है तो कहा जाता है कि वे समरूप हैं। एस 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 का मतलब तीनों त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुज हैं और उनकी तीनों भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं तो कहा जाता है कि समरूप हैं। दो भुजाएं एक कोण अगर आपस में इक्वल हों तो कहा जाता है कि समरूप हैं। और अगर त्रिभुज समकोण है, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का एक कोण 90 अंश है और उनका विकर्ण आपस में बराबर है, तभी कहा जाता है कि वे समरूप हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों के, तभी कहा जाता है कि वे समरूप हैं। अब इसमें एक शब्द सर्वांग सम भी आता है। सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज, तो थोड़ी सा चर्चा सर्वांग सम और समरूप पर हो जाए।
यह तो समरूपता का प्रतिबंध आपको बताए। समरूप यानी अगर दो त्रिभुज हैं और उनका रूप एक ही तरह का है, समरूप है, भुजाएं भले अलग अलग हों, लेकिन देखने पर अगर एक ही तरह के हैं तो कहा जाता है कि ये समरूप है। यह त्रिभुज छोटा है, यह त्रिभुज बड़ा है, लेकिन इनको कहेंगे कि ये दोनों समरूप हैं। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर जो कोण है हो सकता है कि बराबर हो। तो इस कंडीशन में हमारे साफ साफ कहने का मतलब ये कि त्रिभुज की भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर त्रिभुज त्रिभुज हैं तो वे समरूप हैं। यह छोटा वृत्त है, यह बड़ा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन ये दोनों वृत्त समरूप कहे जाएंगे। लेकिन ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम का मतलब उसी में छुपा है, उसके सब अंग बराबर हों। सर्वांगसम का मतलब सारे अंग बराबर हों। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब दोनों त्रिभुजों की तीनों अंग, तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तब उनको सर्वांगसम कहा जाएगा। दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे? जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में इक्वल हों, दोनों की त्रिज्याएं एक ही हों, सब कुछ उसका इक्वल हो, तब कहेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं या सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो अब मूल पॉइंट पर हम आना चाहते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे थे थेल्स की प्रमेय, जो कि पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बताना हम उचित समझे, ताकि जो बच्चा इस चीज़ को न जानता हो थोड़ी सी जानकारी उसको मिल जाए, ताकि प्रमेय को समझने में आसानी हो। अब आपको थेल्स की प्रमेय हम बताने जा रहे हैं। तो थेल्स ने क्या कहा पहले यह जान लीजिए। थेल्स का कहना यह था कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं, तो यह सरल रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। तो जो बिंदु दोनों भुजाओं को दो भागों में बांट रहे हैं, उन दोनों भागों का अनुपात दोनों भुजाओं में बराबर होगा, समान होगा। फिर से हमारी बात पर ध्यान दीजिए। थेल्स ने कहा एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक सरल रेखा खींची जाए, तो यह सरल रेखा शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को दो भागों में बांटते हैं और उन दो भुजाओं के दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं। तो अब इस प्रमेय को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज ए बी सी है। भुजा बी सी के समांतर सरल रेखा डी ई खींच दिए हैं। जब परीक्षा में आप इस प्रमेय को लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में अगर यह प्रमेय आई हो तो कैसे लिखेंगे? जिस तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए पेपर में प्रमेय आ गई है। इस ब्लैक बोर्ड को आप मान लीजिए यह आपकी उत्तर पुस्तिका का एक पेज है, इस पर हम शुरू करने जा रहे हैं। एक पेज का मतलब ये मत समझिएगा कि अध्याय अध्याय सब उस पर लिख डालना है, ये सब नहीं लिखना है, उसको छोड़कर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा, प्रश्न नंबर आप डाल लेंगे, इसके बाद लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा
मुख्य प्रतिज्ञा में लिखते क्या हैं? जो चित्र बनाने के बाद आपको नजर आ रहा है बस उसको लिख दीजिए, वही मुख्य प्रतिज्ञा है, रटने की जरूरत नहीं है। मुख्य प्रतिज्ञा ले करके आप रटिए मत, चित्र बनाना सीख लीजिए और जो चित्र में सामने नजर आ रहा है उसको लिख दीजिए। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम लिखेंगे, चित्र में ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और क्या देख रहे हैं? जिसमें रेखा DE भुजा BC के समांतर खींची गई है। जो हम देख रहे हैं वही लिखेंगे, यही मुख्य प्रतिज्ञा है। चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE भुजा BC के समांतर खींची गई है। यह रेखा भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। बस यह मुख्य प्रतिज्ञा हो गई। अब इसके बाद सिद्ध करना है, हेडिंग बनाएंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? थेल्स ने क्या कहा? कहा कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींचते हैं तो वह सरल रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे दोनों बिंदु दोनों भुजाओं को जिन अनुपातों में बांटते हैं वे अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ का बिंदु भुजा AB को दो भाग में बांट रहा है, AD और DB। यहाँ का बिंदु E भुजा AC को दो भाग में बांट रहा है, AE और EC। इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। थेल्स ने यही कहा। तो सिद्ध करना है, इसमें लिखेंगे AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, AE बटा EC। इसके बाद अब रचना पर ध्यान दीजिए। रचना में क्या करना है? रचना में B को E से मिला दीजिए और D से C को मिला दीजिए या C से D को मिला दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद एक रचना और कीजिए। यह जो भुजा AB देख रहे हैं, इस भुजा पर बिंदु E से लंब डाल दीजिए। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, सॉरी D लिखे हैं, यहां लिख दे रहे हैं F। इस लंब का नाम लिख दिए F। और एक रचना और करनी है। यह जो भुजा AC देख रहे हैं, इस पर भी बिंदु D से लंब डाल दीजिए। चलिए इसका नाम लिख दे रहे हैं G। रचना कर दिए। जो रचना किए हैं रचना में लिख दीजिए क्या किए हैं। तो बिंदु D तथा E को मिलाया
और बिंदु सी तथा डी, बिंदु सी तथा डी को मिलाया। और क्या किए हैं? तथा भुजा AB पर लंब EF खींचा और भुजा AC पर लंब DG खींचा। यह रचना हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति शब्द पर ख्याल रखिए। अब ध्यान दीजिए, उपपत्ति लिखने जा रहे हैं आपको समझाते हुए। चित्र पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज BDE, ध्यान से देखिए, कुछ गाढ़ा लाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। जिन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं उनकी लाइन गाढ़ी कर दिए। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हैं। कौन एक ही आधार? DE। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित हैं। और इतना ही नहीं, ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में हैं। फिर हमारी बात को ध्यान से सुनिए। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित हैं और समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में स्थित हैं। बार बार इस बात को कहने का क्या मतलब? इसका यह तात्पर्य है कि अगर यह कंडीशन है तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब इस बात को हम लिखने जा रहे हैं। त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार DE पर स्थित हैं तथा ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में स्थित हैं। तब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। अब ख्याल कीजिए, अब हम क्षेत्रफल पता करने जा रहे हैं त्रिभुज BDE का और त्रिभुज ADE का। ध्यान से देख लीजिए, किसका किसका क्षेत्रफल पता करने जा रहे हैं। त्रिभुज BDE इसका क्षेत्रफल पता करेंगे और त्रिभुज DAE या ADE या EAD, जैसे नाम लेना चाहें आप नाम ले सकते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पता करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
आधार गुणे लंब, या इसको ऐसे भी कहते हैं लोग कि आधार गुणे लंब बटा 2, बातें कही है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। BDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आधार BD। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी कह रहे हैं कि आधार D, फिर कह रहे हैं आधार BD, क्या मतलब है? तो त्रिभुज BDE रेखा AB पर स्थित है। तो जब क्षेत्रफल पता करने जा रहे हैं, इसका आधार हम BD ले सकते हैं, इसको आधार हम मान सकते हैं। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार DB गुणे लंब होगा EF। फिर आप असमंजस में पड़े होंगे, प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि त्रिभुज BDE यहाँ है तो लंब कह रहे हैं कि EF होगा। बाहर कहाँ से लंब आ गया? यह जो त्रिभुज है, अभी बोले हैं कि रेखा AB पर स्थित है, और यह जो EF लंब डाला गया है वह शुरू में ही बोले कि यह रेखा AB पर लंब EF खींच रहे हैं, ऊपर लिखे भी हैं। इसलिए इस त्रिभुज का लंब यानी त्रिभुज के लंब की लंबाई EF ही होगी। तो लंब EF तथा त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार DAE का आधार AD। कैसे आधार AD? जो लंब डाले हैं इसी पर डाले हैं, रेखा AB पर, AB में से ही कट करके एक छोटा सा त्रिभुज बना है, इसलिए इसका आधार AD। और इस त्रिभुज का लंब भी EF होगा, आधार AD गुणे लंब EF। अब ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज DAE के क्षेत्रफल में त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का भाग देने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाग क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल में भाग दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में हम भाग देंगे? तो यह आपको बताते चलें कि जो सिद्ध करना है, प्रमेय को सिद्ध करते समय बार बार आपका ध्यान उधर भी होना चाहिए कि हमको क्या ले आना है। तो सिद्ध करने में हम देख रहे हैं AD/DB ले आना है। तो हम अगर त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल में त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो DB/AD आएगा, फिर उसको पलटना पड़ेगा। तो क्यों झंझट पालने जाएं, क्यों 2-4 लाइन और बढ़ाएं? इससे बेहतर है कि पहले हम देख रहे हैं कि AD/DB ही ले आना है, तो एक ही बार इसी में इसका भाग कर दें। इसलिए त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EF बटा 1/2 गुणे DB गुणे EF। अब देखिए EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बराबर आ गया AD और बटा DB। अब ख्याल कीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 तो डाले ही हैं, इसको लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए।
त्रिभुज ए डी ए ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालने पर कट पिट करके आया है ए डी बटा डी बी। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज डी ए ई के क्षेत्रफल में त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का भाग दिए हैं, तो आया है ए डी बटा डी बी। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बटा एक मिनट पहले जिस तरह से इधर ध्यान दिए कि हमको ले आना है एडी बटा डीबी, उसी तरह इधर भी ध्यान दे रहे हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब ख्याल कीजिए, इसी प्रकार इसलिए लिखे हैं कि अब इतना हल नहीं करेंगे, न करने की जरूरत है। अब इस तरीके से आप देख लीजिए कि यहाँ क्या आएगा। डी ए ई लिए हैं, डी ए ई तो कट करके आया है ए डी। उसी तरह यहाँ ले रहे हैं ए डी ई तो कट करके आएगा ए ई बटा सी डी ई, यहाँ लिए हैं डी बी डी ई तो आया है डी बी। यहाँ ले रहे हैं सी डी ई तो आएगा ई सी बटा ई सी। अब ख्याल कीजिए, समीकरण नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। पहले ही पाया गया कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल के जगह पर सी डी ई लिख दीजिए, चाहे सी डी ई के क्षेत्रफल पर बी डी ई लिख दीजिए, आपस में बदल सकते हैं। तो यहाँ हम सी डी ई का क्षेत्रफल के स्थान पर समीकरण 1 के अनुसार त्रिभुज बी डी ई बनाएंगे। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई के जगह पर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। कहाँ से आ गया? समीकरण नंबर 1 से। अब इसको हम बना दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण नंबर 2 पढ़ रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ पढ़िए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी यह और यह एक ही बात है। डी ए ई और ए डी ई पर मत जाइएगा, चाहे ए डी ए ई लिखिए चाहे ए डी ई लिखिए, एक ही बात है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब बराबर हैं तब आप कह सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कर लीजिए। और कहीं दिक्कत आएगी, कोई परेशानी, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर इसको इंग्लिश मीडियम में जानना चाहें तो कमेंट करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करके आपको समझा देंगे, वीडियो बना देंगे।